बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी बायोलॉजी की क्लास में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक से है और चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी से लिया गया है। टॉपिक जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में तकसीम कर देना। हमने चैप्टर नंबर 1 में एक ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी की, टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि ये ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन साथ, और वो क्लासिफिकेशन जो है उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर की जाती है। बिल्कुल सेम हमने इसी तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो आज हमने पढ़नी है और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, इसके मकासद क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है, टेक्सोनॉमिक रैंक्स क्या क्या होते हैं और इस पूरे प्रोसेस में किस किस बायोलॉजिस्ट ने अपना हिस्सा डाला। तो ये तमाम बातें जो हैं आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें रेज होता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। अब तक हमारी ज़मीन पर जो डिस्कवर हो चुके ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं वो 2 मिलियन हैं, तो जिसमें से 0.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो प्लांट्स की हैं और 1.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो एनिमल्स की हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से बायोलॉजिस्ट ने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर क्लासिफाई कर दिया, उनको ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि तमाम प्लांट्स हैं उनकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो उनका एक अलग से ग्रुप बन गया। जैसे बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स एक तरह की होती हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। इस तरह से तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी ज़मीन पर उन सब को क्लासीफाई कर दिया गया। मज़ीद इसके जो मकासद हैं क्लासिफिकेशन करने के, तो इनको मकासद भी कह सकते हैं, इनको एडवांटेज भी कह सकते हैं आप। तो वो पहला जो मकसद था इसका ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को तलाश करना था, और दूसरा जो इसका मकसद था वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तलाश करना था। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है इर्तिकाई रिश्ता, और इर्तिका का मतलब होता है वक्त के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स की फ़िज़ीक में, उनके सिस्टम्स में तब्दीलियां आती हैं, वो इर्तिका कहलाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे तमाम बर्ड्स हैं जिसमें तमाम बर्ड्स की टाइप्स आ जाती हैं, स्पैरोज़ हैं, पिजन्स हैं, पैरट्स हैं और बाकी जो भी हैं, तो उन सब की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जैसी हैं। तो ये माना जा सकता है कि उनका ओरिजिन जो है वो एक ही होगा, और वक्त के साथ साथ फिर उनकी जो फिज़ीक है उसमें तब्दीलियां आती गई। तो इसी को कहते हैं इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना। तीसरा जो इसका मकसद था, या इसका फ़ायदा भी हम कहेंगे, इसका फ़ायदा जो था कि पूरी दुनिया के हर कंट्री में जो बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं इसी मकसद के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज ये जो है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस बुनियाद पर की जाती है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन जो है वो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें उनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, और आजकल का जो सिस्टम है वो उनके जेनेटिक्स देखी जाती है, मतलब जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखी जाती हैं। और जेनेटिक्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। तो जिन जानदारों में जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, और जिनमें डिफरेंसेस होती हैं फिर उनको अलग एक ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन के रैंक्स हैं हमारे, जिनको हम टेक्सोनॉमिक रैंक्स कहते हैं। टेक्सोनॉमिक रैंक्स में जो है बताया जाता है कि जानदारों को किस तरह से ग्रुप में तकसीम किया जाता है।
टेक्सोनमिक रैंक के को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनमिक रैंक। वो ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है वो टेक्सोनमिक रैंक्स कहलाते हैं। ये सबसे पहले जो है 1735 में कैरल लिनियस ने सिस्टम डिवाइस किया था और उसने 7 रैंक्स बनाए थे, क्लासिफिकेशन के 7 रैंक्स बनाए थे, जो कि किंगडम से स्टार्ट होते हैं और स्पीशीज़ तक जाते हैं। मतलब किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल है, उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, और लास्ट में जो लोएस्ट लेवल है वो स्पीशीज़ का है। और स्पीशीज़ में तमाम ऐसे जानदार शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, और फिर उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। तो वो सारे जानदार जो हैं वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। जैसा कि बिल्लियों की एक स्पीशी है, इस तरह से कुत्तों की अलग से स्पीशीज़ है, इस तरह से बाकी जो जानवर हैं उनकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो इसमें तमाम जानदार जो है एक स्पीशी के अंदर तमाम जानदार जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मज़ीद जो इसमें 1977 में इजाफ़ा किया गया था वो एक डोमेन था जो कि किंगडम से भी हायर रैंक था। तो मतलब उसके बाद 1977 के बाद जो डोमेन था वो हाईएस्ट लेवल था। मतलब पहले, इससे पहले जो हाईएस्ट लेवल था वो किंगडम था। फिर 1977 के बाद जब डोमेन बनाया गया तो उसके बाद हाईएस्ट रैंक जो था वो डोमेन बन गया। मतलब फिर इस की तरतीब जो है वो इस तरह से हो गई: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऑर्गेनिजम्स, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। इसमें डोमेन जो है वो हाईएस्ट लेवल है जबकि स्पीशी जो है वो लोएस्ट लेवल है। मतलब तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डोमेन्स में तकसीम किया गया। फिर डोमेन्स जो रिलेटेड, अगर इनको नीचे से याद करना शुरू करें तो वो ईजी होगा। मतलब स्पीशी है सबसे पहले, और एक जैसी स्पीशीज़ जो हैं वो जीनस होती हैं, और एक जैसी जीनस जो है वो फैमिली बनाती हैं, एक जैसी फैमिलीज़ जो हैं वो ऑर्डर बनाती हैं, इसी तरह एक जैसी ऑर्डर जो है वो क्लासेस बनाती हैं, और जिसमें रिलेटेड क्लासेस फाइलम होती हैं और रिलेटेड फाइलम जो है वो किंगडम बनाते हैं। इसी तरह से रिलेटेड किंगडम जो है वो डोमेन कहलाते हैं। तो इनको नीचे से अगर याद करना करें तो वो ईजी। नेक्स्ट जो है इसकी हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, जिसमें कुछ बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया था। तो ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, कोई एज सच ऐसी समझने वाली बात नहीं है। अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 किंगडम बनाए गए थे, और ये सबसे पहले अर्लीस्ट सिस्टम था जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। और ये ग्रुपिंग जो थी उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर थी, मतलब वो खुराक कैसे लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप था इनका ऑटोट्रॉफ था और दूसरा हेटरोट्रॉफ था। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते थे, जबकि हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे बल्कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक लेते थे। तो तमाम ऑटोट्रॉफ्स में जो हैं वो प्लांट्स आ जाएंगे और हेटरोट्रॉफ्स में एनिमल्स। मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम बनाए गए थे, एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम एनिमेलिया था। लेकिन ये सिस्टम जो था वर्केबल नहीं था, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जिनमें पौधों और जानवरों दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती थी, तो उनके लिए प्रॉपर प्लेस नहीं थी। मतलब जैसे यूग्लिना है, इसके अंदर पौधों की तरह क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि ये जानवरों की तरह अंधेरे में हेटरोट्रॉफ होता है और इसके अंदर सेल वाल भी नहीं होती। मतलब यूग्लिना के सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती जैसा कि प्लांट्स में होती है। और दूसरा, ये सिस्टम जो था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क नहीं वाजे करता था, जिसकी वजह से ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था अनवर्केबल था। फिर उसके बाद यूग्लिना और जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक तीसरा किंगडम जो है वो डिवाइस किया गया था। ये 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना और इस जैसे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, फिर उनको रख दिया गया।
तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 3 किंगडम हो गए, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। लेकिन ये जो सिस्टम था ये भी वर्केबल नहीं था, क्योंकि फंजाई जो है वो स्टिल प्लांट्स के ग्रुप में शामिल थी। लेकिन फंजाई जो है वो प्लांट से मुशाबियत तो रखती है, लेकिन उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्लांट्स वाली नहीं है। वो जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होती, वो हेटरोट्रॉफ होती है। और इसके अलावा जो फंजाई है उसके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। जो प्लांट्स के सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई के सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है। तो ये डिफरेंस था, जिसकी वजह से ना इसको प्लांट्स के ग्रुप में सेट समझा जाता था और ना ही एनिमल्स के ग्रुप में। तो फंजाई के लिए एक अलग से ग्रुप की ज़रूरत थी। फिर उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के फेल हो जाने के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया गया। और ये किंगडम सिस्टम जो है 1969 में रॉबर्ट विटकर ने प्रपोज किया था, और इसमें 5 किंगडम थे, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनोमिलिया शामिल थे। तो अब ये वाला जो सिस्टम था ये वर्केबल था, क्योंकि इसमें फंजाई को भी अलग से ग्रुप में रखा गया था, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए भी एक अलग से ग्रुप था। अच्छा जी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बुनियाद थी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको एक अलग ग्रुप में शामिल किया गया, जबकि जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर थे उनके लिए भी एक अलग ग्रुप बनाया गया। और दूसरा जो इसकी बेस थी वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे। इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में 3 हैं, फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है और इंजेक्शन है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो वो प्लांट्स का लिए एक अलग ग्रुप था। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इसके ज़रिए से अपनी फूड लेते हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो इंजेक्शन करते हैं, मतलब फूड लेते हैं, तो उनको जो है वो अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था इस पर सब मुत्तफिक हैं। नेक्स्ट जो है वो 3 डोमेन सिस्टम है। जब 1977 में कैरल वुइज ने एक टेक्सॉन ऐड किया था, डोमेन। और डोमेन में इसने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में तकसीम किया था, आर्ची, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो आर्ची और बैक्टीरिया जो थे वो तमाम प्रोकैरियोट्स थे, जबकि यूकेरिया में तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल थे। जी, यहाँ तक हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप क्लासिफिकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके मैंने शॉर्ट की पॉइंट बनाए हैं जो आपको लेसन को लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर इनसे हेल्प लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप कोई भी मेरा लेसन जो है वो मिस ना करें और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।